बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू and मैं हूँ Abdul Ghaffar Shahpal and a very good evening to you all to this edition of Speakers Corner. As usual, we have with us in the studios two guests to help us with our discussions for tonight. Our first guest is from Birmingham. He's Najib Afsar, who is chairman of the Kashmir Liberation Organization and also a spokesperson for JKNIA. Our second guest, unfortunately, is running somewhat delayed due to unforeseen circumstances. Will be joining us very shortly, inshallah. He will be Wahid Kashir from Reading, who is a spokesperson for Kashmiri Workers Association and also a writer analyst. So in the meantime, I'd like to welcome Najib Afsar Sahab. Assalamu alaikum, sir. Good evening to you. Okay. And very shortly we shall have the arrival of our second guest as well, but we shall begin the program without him for now. नाजरीन, पिछले हफ्ते का प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि हमें बड़ी पॉजिटिव फीडबैक आई है। हमारे मौज़ूम महानू ने बड़े दलाइल के साथ पूरे मामलात को डिस्कस किया और एक लिहाज से कंसेंसस बिल्ड हुआ और उन चीज़ों को देखा गया कि मसला कश्मीर के हल में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट थीं। मसलन एक बात तो ये आ गई कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर हैं उनमें पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजों को निकालना था, और लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया ने निकालना था, लेकिन पिछले हफ्ते की बहस और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद ये कंसेंसस हो गया कि पाकिस्तान ने फ़ौजें निकालने से इनकार कर दिया। बाद 1950s में मिड 1950s के बाद इंडिया ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करना शुरू कर दिया। ये भी कंसेंसस हो गया कि मसला कश्मीर जो है एज़ फार एज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ कंसर्न, वो कहते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान ने बाहिमी आपस में बैठ कर हल करना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मारे हम जाते हैं, औरतें हमारी बेवा हो रही हैं, बच्चे हमारे यतीम हो रहे हैं, 70-80 हज़ार लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला कौन करेंगे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रहनुमा। तो इसमें किसी न किसी जगह प्रॉब्लम है। तो इन अदर वर्ड्स मसला कश्मीर में हम तो एक लिहाज से पार्टी भी सही तरीके से माने नहीं जा रहे, हमें मरने के लिए हैं, सफ़र करने के लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई गलती है, हमारी स्ट्रेटजी गलत थी या जो तरीक़ाकार अपनाया गया था वो गलत था, तो हमें इस पर भी गौर करना है। ये बात भी सामने आई कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी उसका इन्फ्लुएंस बन गया उसका। नतीजे के तौर पर दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान को मसला कश्मीर पर नाराज़ करे। ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी हालात हैं, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कोई पॉजिटिव रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। ये बात भी सामने आई कि कश्मीरियों का भी इसमें बड़ा अहम रोल है कि हम में इत्तेहाद नहीं है। कुछ लोग इलाके हिंदुस्तान चाहते हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, कुछ खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, कुछ इसको इस्लामिक उम्मा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेटस को पर राज़ी हैं। और फिर ये भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जैसे कि शेख अब्दुल्ला था। हमारे यहाँ जो लीडरशिप है या तो वो रीजनल है या ट्राइबल है या छोटी छोटी जमातों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम कश्मीरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पोजीशन को तो बदल नहीं सकते, यानी हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस को हम कम नहीं कर सकते, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि अपने दरमियान कंसेंसस पैदा करें। और हमारे प्रोग्रामों का यही बड़ा मकसद है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको ये कहा जाए कि बी कश्मीरी, थिंक एज ए कश्मीरी, एक्ट एज ए कश्मीरी। ये नहीं है कि देखिए हमें कश्मीरी बनकर सोचना है, कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है। तो इसके बाद मैं एक फाइनल बात ये करना चाहूँगा इस बात पर कि हमारे यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्स आई हैं, मैं एक आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर साहब और कश्मीर नेशनल पार्टी, यू आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू द कॉज ऑफ कश्मीर। मैं समझता हूँ कि इसके हमें बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हमारी जो क्रिटिसिज्म आती है हम उसको भी खुदा पेशानी से कबूल करेंगे। तो अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कराची पैक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन कश्मीर।
तो हमारे इत्तेफाक से इस वक्त चूँकि सिर्फ एक ही मेहमान है, दूसरे मेहमान रास्ते में हैं, तो मैं अपने जो मेहमान इस मौजूद हैं नजीब अफसर साहब, उनसे सवाल करना चाहूँगा। भाई देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है, कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, कश्मीर हमारा हमदर्द, पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और पाकिस्तान हमें आज़ादी दिलाना चाहता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये माहिदा कराची है क्या, और आपको इस माहिदा कराची से क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले डॉक्टर साहब और शफाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम और एक तारीख़ आज़ादी को आप एक रोशनी दूसरी रोशनी दे रहे हैं जो यंग जनरेशन है। जो सवाल आपने किया कि कराची पैक्ट क्या चीज़ है, कराची इसकी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है और ये बदकिस्मती के साथ जैसे हमारी जो तकसीम टू नेशन थीरी हुई और कश्मीर तो टू नेशन थीरी का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने वजूद में आए और उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की कोशिश की, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया ने तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का वो कर लिया कि ये तो हमारा वो एक्सीड कर लिया। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि आफ्टर द यूएन रेजोल्यूशन विच स्टिपुलेटेड कि दैट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू डिटर्मिन देयर डेस्टिनी, और ये था कि चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं या खुद मुख्तार रहें। और पाकिस्तान ने क्या किया, उस रेजोल्यूशन में ये भी था कि कोई ऐसा बड़ी डिसीजन जो है वो यूनिलैटरल या बायलैटरल, ये कोई उनका हक नहीं होगा अंटिल इट कम्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो ही फैसला कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो माहिदा कराची है तो ये एक लिहाज से यूनाइटेड नेशन की करारदादों यस ऑफ कोर्स इट इज कंप्लीटली ये उसकी नफी करता है कि ये पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि बदकिस्मती के साथ हमारी जो आपने जैसे कहा कि कुछ लोग इधर चाहते हैं उधर चाहते हैं, कुछ लोग स्टेटस को चाहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि क्या कि हमारी यही रवायत आई है कि जो बड़ा जिसके साथ लाठी है वही इसकी हुक्मरानी करेगा। पाकिस्तान ने सिस्टमैटिकली एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका कराची पैक्ट है और उसको अनाउंस कर दिया, लेकिन अथा कि जिस आदमी का वो ये किसके दरमियान है? कराची पैक्ट है किसके दरमियान? कराची पैक्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद के दरमियान है और कश्मीरियों के तो दरमियान तो है ही नहीं है। I think Dr. Saab is trying to ask who actually signed the agreement. इसी वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो कराची पैक्ट वो कश्मीरियों को तब होता कि जब हमारी कश्मीरी क़यादत उस पर साइन करती, जब हमारी क़यादत ने जिसका नाम लिया जा रहा है सरदार इब्राहिम, मैं खुद यहाँ बैठकर ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ सरदार इब्राहिम साहब आए और उन्होंने अल्फन कहा कि मैंने कोई वायदा मुआहदे पर साइन नहीं किए, अगर उन्होंने नहीं किए तो किसने किए? ये तो वही हुआ ना जैसे उन्होंने मंगला डैम का एग्रीमेंट किया, चीफ सेक्रेटरी ने साइन किए, वापडा ने साइन किए और उनके दूसरे जो मिनिस्टर था उसने साइन किया। दूसरे लफ्ज़ों में टॉपिक से हटके हैं तो यानी चीफ सेक्रेटरी भी पाकिस्तानी हुआ, आज़ाद कश्मीर जो वो भी पाकिस्तानी हुआ, वापडा का जो चेयरमैन है वो भी पाकिस्तानी हुआ। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मंगला डैम का माहिदा था वो भी दो पाकिस्तानी के दरमियान हुआ। वो पाकिस्तानी तो जो माहिदा कराची है आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ होल हार्टेडली कि ये कश्मीरियों ने साइन नहीं किया, लेकिन साइन नहीं किया लेकिन तस्लीम कर लिया ने। अच्छा तस्लीम, अच्छा है ये वो जो उसका implication क्या? उसका जो implication में रहे, देखो उसमें इंटरम अथॉरिटी आई थी जिसका यूएन रेजोल्यूशन के तहत, वो तो गवर्नमेंट, चलो अथॉरिटी गवर्नमेंट एक ही चीज होती है, अथॉरिटी थी और उन्होंने इसको ऑन कर लिया, अतः कि उन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन हुआ है कि वो उसको पूरे राइट्स, जितने भी राइट्स थे जो इंटरम अथॉरिटी को होने चाहिए थे वो सब इस्लामाबाद के पास हैं और उसमें जितने भी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, अतः के रेफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन तक भी वो इस्लामाबाद के पास आए। और ये जो इसका जो इम्प्लीकेशन, इट गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू द अदर साइड, द इंडियन गवर्नमेंट, टू वो भी आपने उसको पक्का बना लें।
इन्होंने भी ये पक्का बना लिया। अगर ये अफेक्टेड था, अगर कराची मुआहिदा था, सबसे ये होना ही नहीं चाहिए था। इसको सिर्फ और सिर्फ इनविजिबली ऑक्यूपाइड करने का एक तरीका था। ऑक्यूपाइड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आजाद किया गया ताकि आप ये कहना चाहते हैं कि इस मायदे के तहत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया, आप ये कहना चाहते हैं? Exactly, totally. They use this instrument to occupied Gilgit and Baltistan, and also not all, ये नहीं है सिर्फ गिलगित एंड बाल्टिस्तान को, लेकिन ये जो 4000 मुरब्बा मील है जिसको आज़ाद कश्मीर किया जाता है, 4000 मुरब्बा मील, उसको भी इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये स्टेटस को हुआ कि वो आप रखें, ये हम रखेंगे। Yes, तो दूसरे में इसमें ये बात आ गई कि एक तो माहिदा कराची ने पाकिस्तान को यह अख्तियार मिल गया कि वो गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह चाहे यूज़ करे, और आज़ाद कश्मीर में भी उसका अपना कंट्रोल आ गया। तो यानी आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी उस वक्त, उसमें माहिदा कराची में उसका क्या रोल है? उसमें जो रोल है उनका, एक बहुत बड़ा रोल है कि जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये जो मुआहिदा है, जो जब उन्होंने साइन भी नहीं किया तो उनको कहा गया कि ये मुआहिदा है। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने अक्टूबर की जो पहली गवर्नमेंट थी उसको मस्तरद कर 24 अक्टूबर की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया। ये वही बात है। So basically what's happened is, I'm just speaking in English just to let the youngsters know, because there are many Kashmiri youngsters who watch our program as well, and we're being told that unfortunately they don't understand Urdu quite clearly as well, so therefore putting it to English. So basically this agreement was signed by the Pakistanis for the Pakistanis without any regard whatsoever for any opinions by the Kashmiri people. Gilgit-Baltistan, balki they've started calling it the Northern Territories, which of course it's not. It's always been Gilgit-Baltistan, and that's what it should be. And because Pakistan want to show their authority over it, they've started calling it the Northern Territories. What you've just said, and just like to reiterate that any Azad Kashmir government that was supposedly part of this agreement was just basically puppets of the Pakistan administration. And as you've already mentioned, Sardar Ibrahim Khan, he never actually stipulates that he ever signed such a document. So what do you think the rest of the world should perceive this just as a false confession would be from somebody who's been tortured and got the similar along those lines, rather than an actual agreement for proper authority in any of the world laws? See, what the youth need to understand is this, that at the time of this agreement in 1949, that the AJK, so-called AJK, the interim, I will always use it as an interim authority or government, they were mere spectator, or they might have read it in the paper that there is such thing as a Karachi agreement and that they have to abide by it. That's right. So because it's basically forced onto them. Because the relationship between Muzaffarabad and Islamabad at that time, it was Karachi, of course, that the relationship has always been a master and a slave. So slave always has to obey the rule of the master. So the master said, look, this is the agreement, these are what you have to do, you do what we tell you to do. And then invisibly, like you quite rightly said, that it's called invisible occupation, slowly, with the passage of time. Say, for example, they've said Northern Territory. Yes. Yeah, and now that they say that this is a province of Pakistan. Yes. It is a call again, a mind setting, the people, the indigenous population, they are setting the mindset of the youths, the future generation, that this is part and parcel. If it was part and parcel of it, then what is the resolution sitting in the UN Security Council? What are they for? Are they for the 4,000 square mile, or are they for just merely the Indian occupied site? So in other words, people who say that Pakistan is our big brother, and then you were saying that the relationship is like master and slave. So where does the issue of brother or issue of that Pakistan Hamara Hamdard hai, where does that come in? I think, Dr. Saab, that the relationship, it is for us to understand. It is for us to understand, is the relationship is for as a big brother or the young brother,
don't forget that Kashmiris have a history of 5,000 years. So if the big brother comes, then it should be the elder person, should be the brother, not the younger for 65 years old. So where the people have a notion, that we cannot survive without Pakistan. This is a mindset through literature, through various talks, that they have set the mindset of these people that you cannot live without the Pakistani economy, Pakistan. Yet we, the people of Kashmir, if it was not because of our water, not because of our resources, then Pakistan, where would Pakistan be at this time? So in other words, what you were saying is कि यानी पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है आज़ाद कश्मीर के साथ वो एक मास्टर और स्लेव का है, और माहिदा कराची जो है उसने पाकिस्तान को ये अथोराइज़ कर दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान को एक लिहाज से हज़म कर ले या अपनी कॉलोनी बना ले, और आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप थी, या आप कहते हैं कि वो पपट्स थे, उनको इतना ये इख्तियार नहीं था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कोई राय दे सकें या कोई काम कर सकें, बल्कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो अमली तौर पर एक कॉलोनी बन गया इस कराची की, यानी पाकिस्तान की उस लिहाज से। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 4,000 स्क्वायर माइल है, नाइदर इट्स ए कॉलोनी और नाइदर इट्स ए ड्रिफ्टिंग। ये देखो, ये जो उन्होंने किया, ऐसे किया कि इसको गिलगित बल्तिस्तान को, ये जो पैक्ट था न था कि वो जो Najib Sahab, can we just welcome over the second guest, Wahid Kashi Sahab. I know Wahid Kashi Sahab had a difficulty reaching here because of the traffic. It's Friday evening. Wahid Kashi Sahab, we welcome you to the show. And can we just straight away ask you about your opinion? उर्दू में बात करेंगे कि आपके हिसाब से माहिदा कराची क्या है? What are the implications of माहिदा कराची on Kashmir dispute? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बुलाया, मैं माजरत चाहता हूँ पहले तो। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर अगर हम इस मायदे के पीछे जाएं तो हमें देखना पड़ता है इसके पस मंज़र में और पेश मंज़र में। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी ज़रूरियात क्या थी और किन बुनियादों पर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। सबसे पहले ये ज़रूरत है इस बात की कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को माहिदा किया था 1949 को 48 को, उसकी जो बुनियाद थी वो ज़रूरत क्या थी उसकी, इस बारे में कभी भी हमें बयान नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर हमारी कश्मीरी जो नौजवान नस्ल है उसको नहीं मुतारफ कराया गया, नहीं बताया गया कि उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। इसको बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि कश्मीर की जदीद गुलामी की एक नई दस्तावेज थी जिसने कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर, जिसको खुसूसी तौर पर कहा जाता है, मैं तो उसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहता हूं, उसके अंदर एक जवाज बनाया और जिसके आगे चलकर एक्ट 74 की शक्ल में गुलामी की एक नई शक्ल ईजाद हुई। सो बुनियादी तौर पर इसके जो पसे पर्दा हक़ाइक़ थे, अगर मैं उस पर बात करूं तो मैं समझता हूं कि कानून आज़ादी हिंद के तहत जो 15 अगस्त 1947 को कश्मीर की आईनी और कानूनी हैसियत थी वो खुद मुख्तार हो गया था, और उस खुद मुख्तारी को अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर महाराजा के हकूक़ हुक्मरानी भी ख़त्म हो गए थे, जिसे बैनामा अमृतसर के तहत कोई प्रोटेक्शन मिली हुई थी और कश्मीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार हो गया था। महाराजा ने अपने इस गैर कानूनी इक़्तिदार को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने के लिए अपने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, और हमें यह बताया जाता है तारीख के हवाले से कि उसके बाद जो 4 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की जो बागी हुकूमत कायम हुई वो कश्मीरी अवाम की आज़ाद हुकूमत के लिए, आज़ाद रियासत के लिए एक जदोजहद का तसलसल थी। और ये भी है कि कश्मीर, इसके अगर तारीखी तौर पर मजीद अगर करेदा जाए तारीख को, तो हमें यह भी पता चलता है कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के क़याम पर हाके हुक्मरानी के नाम पर जो खाना जंगी शुरू हो गई थी वो भी ताज बरतानिया का या बरतानवी साम्राज्य का एक मंसूबा था, और उस मंसूबे के तहत जिन सिंगी जत्थे जो थे वो मकबूजा कश्मीर या भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। तो टॉपिक पर वापस आ जाएं तो जरा जो लंबी हिस्ट्री चली जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने वजाहत कर दी है, तो अब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ये बताएं कि माहिदा कराची पस मंज़र बयान कर रहे थे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए हैं मसला कश्मीर पर, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है या नेगेटिव हुआ है? बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव तो नाम ही नहीं है उसमें, बुनियादी तौर पर टोटल नेगेटिविटी हुई है
और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उसकी बुनियाद पर एक्ट 74 हुआ और जो अभी गिलगित बल्तिस्तान का पैकेज के नाम हुआ, यह बुनियादी तौर पर उस गैर कानूनी कब्जे को दवाम और तसलसल देने के लिए ये सारा साजिश थी। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में जो माहिदा कराची है उसके बाद जो एक्ट 74 आया और अभी गिलगित बल्तिस्तान जो बना 2009 को उन्होंने नया एक्ट दिया, तो ये एक ही तसलसल है, ये उसी सिलसिले का तसलसल यानी है। कि पाकिस्तान बड़ा भाई का नाम होते हुए भी वही कुछ कर रहा है, यानी कि कश्मीरी जो टेरिटरी है उसको किस तरीके से ऑक्यूपाई किया जाए या एक्सप्लोर किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ और इसमें कोई शुबा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से भरपूर इत्तेफाक करता हूँ कि ये वो एक जदीद गुलामी की, जैसा कि मैं अर्ज किया, एक शक्ल थी जो कश्मीर में 47 के बाद शुरू हुई और एक्ट 74 उसकी एक, आप उसको कह लें, इस पर एक मोहर साबित हुई। और अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के नाम पर कश्मीर को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के नाम पर जो तसलसल हुआ, सिलसिला चला, वो भी एक नई गुलामी की एक जदीद शक्ल है। तो फिर दोनों मुल्क में फ़र्क क्या रह गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? मेरे नज़दीक तो एक जारे और गासिब का जो फ़र्क है वो मैं नहीं देखता कि उसका मज़हब क्या है, उसका जो है, मैं हिंदू गासिब और मुसलमान गासिब के नाम पर कोई तफरीक नहीं पैदा करना चाहता। कश्मीर अगर मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, तो उस पर जो काबिज हैं भारत और पाकिस्तान की शक्ल में, मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन में उनकी गुलामी में हूँ, चाहे वो भारतीय मकबूजा कश्मीर है जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है। तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ अगर नाम का है तो इसमें कोई मखमसे और कशमकश की शक्ल नहीं रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर कश्मीर एक गुलाम है और कश्मीर की गुलामी पर भारत और पाकिस्तान दोनों रजामंद हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप नजीब अफसर साहब, वो उन्होंने बड़े अच्छी फ्रेज़ यूज़ किया है कि ये यानी गुलामी की जदीद जो है ना तरीका कार है और जो 1949 में शुरू हुआ उसका तसलसल अभी तक जारी है। और आप वो कह रहे हैं कि दोनों गासिब हैं और गासिब का कोई मजहब नहीं होता, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि जो मैं आपको थोड़ा सा जो आगे पहले आपने बात की है कि देयर इज़ नो गुड ऑक्यूपायर और बैड ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर इज़ एन ऑक्यूपायर, इसमें कोई फ़र्क नहीं। जैसे वाहिद ने कहा कि वो दोनों एक तराजू में हैं, वो उन्होंने उधर कब्जा किया हुआ, इन्होंने इधर कब्जा किया हुआ है। अगर पाकिस्तान बड़ा भाई, जैसे आपने पहले कहा था, बड़ा भाई होता, अगर वो इम्प्लीमेंट करता, तो जो चीफ जस्टिस 4000 मुरब्बा मील के जो चीफ जस्टिस मलिक मजीद साहब थे, उन्होंने एक जजमेंट दी थी कि ये जो गिलगित और बल्तिस्तान है शुड फॉर्म अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरम अथॉरिटी। मैं इंटरम अथॉरिटी की बात ऐसे करता हूँ ना, इसमें जहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं कि दोनों गासिब हैं। हाँ, वो दोनों गासिब का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं, ठीक है, और गासिब गासिब है। तो फिर क्वेश्चन यह है कि सारी की सारी जो स्ट्रगल है, तो फिर एक गासिब के खिलाफ क्यों है अगर दोनों गासिब हैं? नहीं, देखो ये एक कुछ देखो जो स्ट्रगल है, जो जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे वाहिद बैठे हुए हैं, तो हम तो ये तो नहीं कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ कि देयर इज़ नॉट ए गुड ऑक्यूपायर और बैड ऑक्यूपायर। हम तो वाज़ेह तौर पर कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ है और वी हैव टू एक्सेप्ट, इट्स ए हार्ड ट्रूथ। वाई साहब क्विकली आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि व्हाई इज इट स्ट्रगल अगेंस्ट वन ऑक्यूपायर? कश्मीरी वर्कर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहता हूँ और मैं बिला तमहीद कहता हूँ कि हमारी जो जद्दोजहद है कश्मीर के अंदर, जो हक पसंद, आज़ादी पसंद कुत्ते हैं, हम उनके पुश्तबान हैं, हम उनके साथी हैं। आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर, ये हमारी टर्म है और हम इसको बड़े वाज़ेह तौर पर ये गुलामी के एक फ़र्क को वाज़ेह करती है। हम कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो भी कुफ्ते हैं हक और आज़ादी पसंद, हम उनकी हमायत करते हैं और हमारे नज़दीक हक की आज़ादी का जो सवाल है उसके अंदर मुसलमान जो जा रहे हैं और काफिर जा रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम जो उभारते हैं इस मद्देनज़र में। दूसरी बात ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि अभी जो है जदीद गुलामी की एक नई शक्ल जो दरियाफ्त हुई है कश्मीर के अंदर, वो तुलबा और मजदूरों और किसानों की जो अखंडता है, उनकी जो जदोजहद है, जो उनका मयार है, वो उभर रहा है और उनको पता चल रहा है कि कश्मीर के अंदर हमारे बुनियादी हक की आज़ादी को इंतहाई मसलूब कर दिया गया है।
So there you have it, ladies and gentlemen. So far tonight we have ascertained from again two of our guests who have confirmed that both India and Pakistan are nothing but occupiers of this territory known as Jammu Kashmir. Stick with us. We shall be taking a short break, and inshallah after the break the phone lines will be open for yourselves as well, and we look forward to hearing from you as well. So keep watching Venus TV, and we'll see you very shortly after this few commercials. Thank you.